हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन क्लास 7 साइंस। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ रहे हैं। आपका जो चैप्टर 6 है जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी, और इसमें हम लोगों ने पिछले वीडियो में सर्किट डायग्राम के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया था। सर्किट डायग्राम, ठीक है। और उसमें हम लोगों ने पढ़ लिया था अबाउट द सिंबल ऑफ कंपोनेंट्स, सिंबल ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ इलेक्ट्रिक सर्किट, ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था, फिर भी आपको मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ। तो जो इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है उसके जो कंपोनेंट होते हैं, तो कंपोनेंट में सबसे पहले हमने आपको बताया था कि पहला कंपोनेंट तो है आपका सेल। ये सेल क्या है? इट इज़ ए कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। सेल का सिंबल, हम सिंबल की बात करते हैं तो सेल का सिंबल क्या है? एक बड़ी लाइन, एक छोटी लाइन। छोटी लाइन को नेगेटिव टर्मिनल और बड़ी लाइन को पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं, ठीक है। ये इस तरह से लिख देते हैं, पॉजिटिव, ठीक है। सेल के बाद आता है बैटरी। जैसे बहुत से अप्लायंसेस होते हैं जिसमें हम बैटरी को ऐड करते हैं, तो उसका सर्किट डायग्राम बनाने के लिए हमको बैटरी का सिंबल मालूम होना चाहिए। तो बैटरी कैसे बनती है? इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 सेल। तो 1 सेल और एक सेल और बना दिया, ये क्या हो गया? आपका बैटरी का सिंबल हो गया। बल्ब, नेक्स्ट कंपोनेंट आपका बल्ब है, और बल्ब का सिंबल मैंने बताया था कि एक बड़ा सा सर्किल बनाएंगे इस तरह से करके, ये दिस इज द बल्ब, ठीक है। ये क्या आपका बल्ब का सिंबल है। इसी तरह से स्विच का सिंबल मैंने बताया था। स्विच का 2 तरह के स्विच होते हैं, एक क्लोज स्विच और वो दूसरा क्या होता है? ओपन स्विच। तो ओपन स्विच देखें तो इस तरह से रहता है, ये ओपन स्विच है, दिस इज द ओपन स्विच। ये आपका कौन सा स्विच है? ओपन स्विच का सिंबल है। और क्लोज स्विच का सिंबल इस तरह से होगा, दिस इज द क्लोज्ड। ये आपका क्या है? सिंबल ऑफ क्लोज्ड स्विच। तो अब जो है सर्किट के टाइप ऑफ सर्किट हम लोग देखते हैं। सर्किट कितने प्रकार का होता है? सर्किट जो है 2 तरह का होता है। एक होगा आपका ओपन सर्किट, और दूसरा होता है क्लोज्ड सर्किट। ये 2 सर्किट हैं आपके, एक ओपन सर्किट और दूसरा कौन सा है? क्लोज सर्किट। इसका भी हम लोग देखते हैं, अगर ओपन सर्किट कैसे हमको बनाना है और क्लोज सर्किट का डायग्राम कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए देखिए, एक हमारा ये सेल है, एक सेल है। इस सेल से हम जो कंपोनेंट्स हैं सेल के उसको जोड़ेंगे। यहाँ एक हम स्विच लगा देते हैं, ओपन स्विच। बल्ब चलिए इधर लगा देते हैं, एक ये बल्ब है, ये बल्ब का सिंबल बना दीजिए, ठीक है। तो ये आपका हो गया ओपन सर्किट। कैसा हो गया? ओपन सर्किट। ये क्या है आपका? ओपन सर्किट। ओपन सर्किट क्यों है? क्योंकि जो स्विच हमने लगाया है वो किस स्विच का सिंबल है? ओपन स्विच का है। मीन्स ये ऑफ पोजीशन पे है। ये किस पे है? स्विच ऑफ पोजीशन पे है, और ये किस पोजीशन पे? ऑन पोजीशन पे। मीन्स ये जो स्विच है ये ओपन स्विच का सिंबल है। तो ये आपका सेल है, दिस इज द सेल। ये आपका क्या है? बल्ब है। इसको क्या बोलते हैं? ये वायर है, दिस इज द वायर। और ये आपका क्या है? स्विच है, SWITCH। ये स्विच है, कौन सा स्विच है? ओपन स्विच है, ओपन स्विच लगा इसलिए ये ओपन सर्किट। इसी तरह से क्लोज्ड सर्किट हम बना लेते हैं। क्लोज सर्किट बनाने के लिए सब कुछ सेम रहेगा। एक सेल होगा, सेल से वायर जुड़े होंगे, इस वायर में एक स्विच लगा होगा, ये स्विच लगा है। और कैसा स्विच है? ये
क्लोज स्विच लगा देंगे और यहाँ एक बल्ब लगा देंगे। तो इस तरह से ये जो सर्किट तैयार हुआ, अब आप इसमें देखिए ये क्लोज्ड स्विच है, क्लोज्ड स्विच, ये क्लोज स्विच हमने लगाया है, इसलिए कौन सा सर्किट हो जाएगा, ये क्लोज्ड सर्किट है। कैसा है, क्लोज्ड सर्किट। तो इस तरह सर्किट दो तरह के हुए, एक ओपन सर्किट और दूसरा क्लोज सर्किट। दिस इज फर्स्ट और दिस इज द सेकेंड। अब मैं आपको बताऊं, ये जो डायग्राम है ये क्या करता है, केवल कनेक्शन को शो करता है। ये जो सर्किट डायग्राम है वो केवल कनेक्शन को ही शो करता है, लेकिन सारे जो ऑपरेटर्स हैं या जो सारा सिस्टम है, कैसे किसी डिवाइस में जो कनेक्शन किया गया है कैसे किया गया है, या उसमें कौन कौन सा मटेरियल यूज किया है, ये इसमें शो नहीं करता। इसमें क्या शो करेगा, केवल आपको कनेक्शन कैसे कैसे किया गया है उसको शो करता है, कनेक्शन को ही शो करता है। ठीक है, तो अब आपको मैं बताऊं, तो ये सर्किट क्या है, इट्स शो ओनली कनेक्शन, ये कनेक्शन को ही शो कर रहा है। दूसरी बात मैं बताऊं, जो कंडक्टर है, यहाँ जो हम लोग कंडक्टर दिखाते हैं, ये क्या है, वायर है। और वायर आपका क्या है, कंडक्टर। सर्किट डायग्राम में हमने वायर को बताया कंडक्टर, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कंडक्टर के लिए हम केवल वायर का ही यूज करें। यहाँ हम किसी मेटल की पतली सी पट्टी, स्ट्रिप ऑफ मेटल कैन बी आल्सो यूज इन द प्लेस ऑफ वायर फॉर कंडक्शन ऑफ करंट, मीन्स एज अ कंडक्टर। ठीक है, तो कंडक्टर, जो कंडक्टर है ये केवल वायर ही नहीं होगा, इज नॉट ओनली वायर। ठीक है, इट कैन बी अदर देन वायर। ये क्या हो सकता है, वायर के अलावा भी कुछ हो सकता है। इट कैन बी अदर देन वायर। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, एक एग्जांपल हम लेते हैं जैसे टार्च का। आप सभी लोगों के घर में लगभग टार्च होगा ही। टार्च का एग्जांपल लेते हैं। टार्च में वायर नहीं होता है, हैव नो वायर, उसमें वायर नहीं होता है। आप देखेंगे तो टार्च का जो बल्ब होता है, बल्ब का एक टर्मिनल डायरेक्ट सेल के टर्मिनल से टच होता है, उनके बीच में कोई वायर नहीं होता है। और जहाँ स्विच लगा होता है, स्विच में जो स्विच लगाया जाता है, तो ये वो स्विच वायर से न जुड़ करके मेटल स्ट्रिप से जुड़ा होता है। मेटल का एक स्ट्रिप होता है, मेटल स्ट्रिप होता है, इसके बाद स्विच होगा, इसके बाद अब देखिए ये वायर नहीं है, ये मेटल स्ट्रिप है। मेटल स्ट्रिप से डायरेक्ट क्या जुड़ा होगा, आपका ये स्विच जुड़ा होगा, स्विच से डायरेक्ट सेल जुड़ा होगा, मीन्स बैटरी। मतलब दो सेल होंगे तो आप बैटरी कह सकते हैं। ये क्या होगा, बैटरी से जुड़ा होता है। और बैटरी का जो बैटरी से डायरेक्ट क्या जुड़ा रहेगा, बल्ब जुड़ा रहेगा। बैटरी से डायरेक्ट बल्ब जुड़ा रहता है। ये सब वायर नहीं है, बल्ब जुड़ा रहता है। और ये बल्ब फिर डायरेक्ट किससे जुड़ा जाता है, मेटल स्ट्रिप से। अब आप देखिए, इट हैज़ नो वायर, इसमें वायर नहीं लिया गया है। तो कंडक्टर क्या है, कंडक्टर आपका समझ लीजिए कि ये मेटल स्ट्रिप है। मेटल स्ट्रिप को ही एज ए कंडक्टर यूज किया गया है। बाकी जो स्विच है, बैटरी है, बल्ब है, उसको डायरेक्टली एक दूसरे से टच करा देते हैं, उसके टर्मिनल्स को डायरेक्ट टच करा देते हैं टार्च में। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब चलिए हम लोग आगे चलते हैं, पढ़ते हैं अबाउट द रेजिस्टेंस। नेक्स्ट टॉपिक आपका है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, तो स्टूडेंट्स रेजिस्टेंस को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। रेजिस्टेंस, व्हाट इज रेजिस्टेंस, इसको हम एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। सपोज करिए आपकी कार है, कार अगर आपकी है या कोई भी कार है, वो स्मूथ रोड पर जा रही है, बिल्कुल स्मूथ रोड है। रोड कैसा है, बिल्कुल स्मूथ है।
तो जब वो स्मूथ रोड पर चलेगा तो उसकी स्पीड क्या होगी, तेज़ होगी, और वो बहुत आसानी से चलेगा विथ ईज़। ये ईज के साथ बहुत आसानी से कार चलेगी, उसमें कोई हिंड्रेंस, कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा, उसका स्पीड क्या होगा, तेज़ होगा। लेकिन आप रोड जानते हैं, कहीं कहीं स्मूथ रोड है तो कहीं कहीं कैसा रोड होता है, बम्पी रोड होता है। कैसा होता है, बम्पी रोड मीन्स ऊबड़ खाबड़, ऊबड़ खाबड़ रहेगा, कहीं गड्ढा होगा, कहीं ऊंचाई होगी, कहीं टूटा फूटा रोड है, ठीक है। उस पर अगर आप अपनी कार लेके जाएंगे तब क्या होगा, जो स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, और कार को चलाना उतना आसान नहीं होगा, बहुत डिफ़िकल्टी महसूस होगी। तो ये आपको पता है। ठीक इसी तरह से रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस क्या है, बिल्कुल रोड की ही तरह है फॉर द करंट। जैसे करंट किसी मटेरियल के थ्रू जब पास करता है तो वो मटेरियल बिल्कुल रोड की तरह होता है। वो मटेरियल क्या होगा, करंट के लिए, रोड के लिए होता है। जैसे आपका कार ट्रेवल करता है, कार वन प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव करेगा तो उसके लिए क्या चाहिए, रोड चाहिए, रोड चाहिए। जैसा रोड होगा वैसा उसी तरह से उस कार की स्पीड होगी। तो इसी तरह से करंट किससे फ्लो करता है, करंट किसी न किसी मटेरियल के थ्रू, किसी न कैसे मटेरियल के थ्रू पास करता है। उसका रास्ता क्या होगा, पाथ क्या होगा, वो किसी मटेरियल से होके जाएगा। और वो मटेरियल दो तरह का होता है। जैसे ये रोड है टू टाइप का, एक स्मूथ रोड है, एक बम्पी रोड है कार के लिए। उसी तरह से करंट के फ्लो के लिए जो मटेरियल होगा वो मटेरियल कैसा होता है, दो तरह का होता है। एक ऐसा होगा जिससे करंट इजी वे में फ्लो करेगा, एक ऐसा मटेरियल जिससे करंट को फ्लो होने में क्या होगी, दिक्कत होगी, दिक्कत महसूस होगी, ठीक है। तो होता क्या है, जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स करंट के फ्लो के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। और उसमें भी जैसे कापर है, कापर है, कापर में जो करंट का फ्लो है वो बहुत आसानी से होता है, इजी वे में होता है, ईजिली करंट फ्लो करता है। लेकिन वही कार्बन हम ले लें तो कार्बन में करंट उतना इजी वे में फ्लो नहीं करता है, नॉट इजी, ठीक है। कापर में तो बहुत आसानी से फ्लो करेगा, और कार्बन में क्या है, उतनी आसानी से फ्लो नहीं करता। क्यों, क्योंकि करंट को फ्लो करने के लिए ये कापर क्या करता है, उसको हिंड्रेंस क्रिएट करता है, उसके लिए हिंड्रेंस क्रिएट करता है, मीन्स इजी वे में फ्लो नहीं करने देता। तो हम ये कह सकते हैं, तो कापर क्या है, कापर में रेजिस्टेंस क्या है, लो रेजिस्टेंस है। यही जो हिंड्रेंस है करंट के फ्लो के लिए, उसी को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो कापर में हिंड्रेंस कम है और कार्बन में ज़्यादा है, तो जिसमें हिंड्रेंस कम है इसका मतलब उसका रेजिस्टेंस क्या है, लो है। और कार्बन में क्या है, हाई रेजिस्टेंस है। कार्बन में क्या होगा, हाई रेजिस्टेंस है, क्योंकि इसमें करंट को फ्लो करने के लिए हिंड्रेंस ज़्यादा होती है, ज़्यादा दिक्कत महसूस होती है, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं व्हाट इज़ रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस की डिफिनीशन क्या हो जाएगी, द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ पीस ऑफ अ मटेरियल इज द मेजर ऑफ हिंड्रेंस इट क्रिएट्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो मैं इसको लिख देता हूँ, द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, the electrical resistance of a piece, P-I-C-E, piece of material is a measure of hindrance it create to the flow of electric current। तो ये क्या है आपका,
दिस इज द डिफिनीशन, ये आपकी डिफिनीशन है किसकी, ये डिफिनीशन किसकी है, रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस की डिफिनीशन क्या है, तो रेजिस्टेंस है क्या, ये एक्चुअली में क्या है, किसी मटेरियल के द्वारा इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो में जो हिंड्रेंस क्रिएट किया जाता है, मीन्स वह मटेरियल इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो करने में जो हिंड्रेंस क्रिएट करता है उसी को क्या बोलते हैं हम, रेजिस्टेंस बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं हम, रेजिस्टेंस। तो इस तरह से जो मटेरियल है वो टू टाइप का हो गया, मटेरियल को टू कैटेगरी में डिवाइड किया गया। एक तो कुछ वो मटेरियल जिसमें इजी वे में करंट फ्लो करता है या जिसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है उसको बोलते हैं हम कंडक्टर्स, क्या बोलते हैं, कंडक्टर्स। और दूसरा क्या है, इंसुलेटर्स, मीन्स जिसमें इलेक्ट्रिक करंट आसानी से फ्लो नहीं करता या जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको क्या बोल देंगे हम, इंसुलेटर। ठीक है, तो अब आपको मैं एक एग्जांपल देके बताता हूँ, ये आपको घर पे करना भी है। आप करेंगे क्या, एक सेल ले लेंगे, एक आप सेल ले लीजिए, जो टार्च वाली सेल या पेंसिल सेल छोटी सी आती है जिसका यूज आप टीवी के रिमोट में भी करते हैं, या टार्च का एक सिंगल सेल ले लीजिए और एक टार्च का ही एक बल्ब भी आप ले लीजिए, ठीक है, और वायर ले लीजिए। अब ये जो सेल है, सेल से वायर को कनेक्ट करिए, वायर से सेल को क्या कर दीजिए, कनेक्ट कर दीजिए। स्विच आपको नहीं लगाना है, ठीक है, स्विच मत लगाइए। ये आपका सेल है और यहाँ एक बल्ब, आप बल्ब जो लिए हैं उस बल्ब को आप कनेक्ट करिए, ठीक है। तो ये आपका जो बल्ब होगा ये ग्लो करेगा, ये बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा। अब आप क्या करिए कि ये जो आपने वायर लिया हुआ है, वायर को यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसको काट दीजिए। अब यहाँ से आपको इतना स्पेस मिल जाएगा। अब इस स्पेस में आप एक पेंसिल लीजिए, छोटी सी पेंसिल, और दोनों तरफ उसको शार्प कर लीजिए, ठीक है। छोटा सा पेंसिल लेकर के दोनों तरफ से शार्प करेंगे तो किस इस तरह से आपका पेंसिल हो जाएगा, कुछ इस तरह से आपका पेंसिल हो जाएगा। ये आपकी क्या है, पेंसिल है। अब पेंसिल की जो दोनों नोक है, इसी नोक में वायर को कनेक्ट कर दीजिए। जैसे ही आप इस पेंसिल में जो रॉड लगी है या जो नोक है या जो लेड है जो कि कार्बन का बना होता है उससे कनेक्ट करेंगे तो ये बल्ब ग्लो करेगा। ये बल्ब क्या करेगा, ग्लो करना शुरू करेगा, ठीक है, लेकिन बहुत लो लाइट होगी, वीकली ग्लो करेगा, मीन्स ब्राइटनेस उतनी तेज नहीं होगी। फिर क्या करिए, दूसरी बार क्या करिए, ये जो पेंसिल आपने कनेक्ट किया था इसको यहाँ से हटा दीजिए, इस पेंसिल को यहाँ से हटा दीजिए। अब आप क्या करिए, एक कॉपर वायर ले लीजिए, एक तांबे का तार ले लीजिए और यहीं पे यहाँ से यहाँ तक क्या करिए, अब कॉपर वायर को जोड़ दीजिए। ये क्या है, कॉपर का वायर है। जैसे ही आप कॉपर वायर ऐड करेंगे, ये जो बल्ब ग्लो कर रहा था वीकली, ये क्या करेगा, ब्राइटली ग्लो करने लगेगा। इसकी चमक क्या होगी, बढ़ जाएगी, ये ब्राइटली ग्लो करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि कार्बन का रेजिस्टेंस ज़्यादा है, कार्बन के थ्रू करंट आसानी से फ्लो नहीं कर रहा था, मीन्स काफ़ी हिंड्रेंस था, और कॉपर में उतना हिंड्रेंस नहीं है, मीन्स जो करंट का फ्लो है कॉपर का वायर ऐड करते ही बढ़ गया। इसका मतलब क्या हुआ, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट किस में ज़्यादा होगा, इन कॉपर इज ग्रेटर देन कार्बन। कॉपर से जब करंट फ्लो कर रहा है तो करंट का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, ज़्यादा वोल्टेज, मीन्स सेम वोल्टेज है। अब समझ लीजिए हमने क्या किया है, ये सेल लिया है, सेल का वोल्टेज कितना होता है, 1.5 वोल्ट। दोनों कंडीशन में वोल्टेज सेम था, लेकिन जैसे ही हमने मटेरियल चेंज किया, पहले कार्बन ऐड किया, मीन्स पेंसिल से ऐड किया तो कम ग्लो कर रहा था, लाइट कम थी, ब्राइटनेस कम थी, लेकिन जैसे ही हमने कॉपर वायर लगा दिया ब्राइटनेस बढ़ गई।
मीन्स सेम वोल्टेज है, लेकिन जो करंट के फ्लो का मैग्नीट्यूड है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? इट डिपेंड्स ऑन द मटेरियल। मीन्स मटेरियल जैसे कापर है, कापर में करंट ज़्यादा फ्लो कर रहा है और कार्बन में कम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। यही होता है रेजिस्टेंस। अगर रेजिस्टेंस का हम कंपेयर करें तो कार्बन हैज़ मोर रेजिस्टेंस देन कापर। रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें, ठीक है, रेजिस्टेंस किस में ज़्यादा होगा? कार्बन में। कार्बन का रेजिस्टेंस ज़्यादा है देन कापर। लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ करंट किस में ज़्यादा होगा? कापर में ज़्यादा होगा और करंट कार्बन में कम होगा। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं, इसी रेजिस्टेंस की बात करते हैं। और मैंने आपको बताया था कि मटेरियल दो तरह के होते हैं, इट ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टेंस। पहला है आपका कंडक्टर और दूसरा है इंसुलेटर। तो जितने मेटल्स हैं, मेटल्स क्या हैं? ये कंडक्टर हैं। मेटल्स क्या होते हैं? कंडक्टर्स होते हैं। इंसुलेटर कौन कौन से होंगे? इंसुलेटर है जैसे आपका वुड है, प्लास्टिक है, रबर है। ठीक है, वुड, प्लास्टिक, रबर, ये सब क्या है? माइका या माइका, ये सारे क्या हैं? आपके इंसुलेटर। ये सारे क्या हैं? इंसुलेटर। ठीक है, तो या इसको हम बैड कंडक्टर भी बोल सकते हैं। ये क्या है? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये सारे क्या है? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेजिस्टेंस को डिसाइड करते हैं? यार रेजिस्टेंस किन किन फैक्टरों पे डिपेंड करता है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड। रेजिस्टेंस डिपेंड मीन्स किस किस फैक्टर पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो मैं आपको बताऊं स्टूडेंट, सबसे पहला तो है ऑन मटेरियल, जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। मटेरियल, ठीक है, सबसे पहला क्या है आपका? मटेरियल। कि मटेरियल पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। कौन सा मटेरियल है? कुछ का ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस, कुछ का कम होगा। जैसे मैंने आपको इसके पहले ही अभी जस्ट बताया है कि कार्बन का रेजिस्टेंस कम होता है और कार्बन का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है और कॉपर का कम होता है, क्योंकि दोनों अलग अलग मटेरियल हैं। तो अलग अलग मटेरियल का रेजिस्टेंस अलग अलग होगा। दूसरा जो फैक्टर है वो है आपका थिकनेस। जैसे आप यूज कर रहे हैं वायर का यूज करते हैं हम लोग एज ए कंडक्टर। अब वायर के थिकनेस पर भी रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा। तो वायर दो तरह का होता है, एक होगा थिन वायर और ये होगा थिक वायर। थिन वायर एंड थिक वायर। तो ये जो थिन वायर है उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। रेजिस्टेंस का अगर हम कंपेयर करें तो थिन वायर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा देन द थिक वायर। मीन्स द रेजिस्टेंस ऑफ थिन वायर इज ग्रेटर देन द रेजिस्टेंस ऑफ थिक वायर। ये आपको माइंड में रखना है। तीसरा फैक्टर है लेंथ। जैसे जो वायर हम लोग यूज करते हैं उसकी लेंथ क्या है, इस पर भी डिपेंड करेगा। ठीक है, तो वायर जो होगा, हम दो तरह का वायर यूज कर सकते हैं। एक लॉन्ग वायर हो सकता है और दूसरा कैसा हो सकता है? शार्ट। या तो लॉन्ग वायर हम यूज करेंगे या शॉर्ट वायर। तो वायर के लेंथ पर भी रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा? लॉन्ग वायर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है देन द शॉर्ट वायर। यहाँ भी आप रेजिस्टेंस समझिए, रेजिस्टेंस लिखिए। तो लॉन्ग वायर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, शॉर्ट वायर्स का कम होगा। दैट मीन्स द रेजिस्टेंस ऑफ लॉन्ग वायर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ शॉर्ट वायर। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स टू ऑल।